मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज वर्क. In terms of physics, work is defined as product of force and displacement in the direction of force. Displacement in the direction of force. इस डेफिनेशन के बेसिस पर आएगा कि वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट कैसे आएगा वो समझते हैं। से ये एक ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस पर रखा है, हमने इस पर फोर्स लगाया, से इस डायरेक्शन में लगाया फोर्स, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इधर मूव हो गया बाय अ डिस्टेंस s. बट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जो डेफिनेशन हमने दी है, दैट डेफिनेशन सेज वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, वो कंप्लीटली फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मैं ये लाइन जो है फोर्स वाली, इसे प्रोड्यूस कर देता हूं आगे, ये मैंने आगे प्रोड्यूस कर दी, और डिस्प्लेसमेंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया. परपेंडिकुलर के फुट ने यहां इंटरसेक्ट किया इस प्रोड्यूस्ड लाइन को. दिस इज कॉल्ड, ये जो x है ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये जो x आ रहा है डिस्टेंस यहां, दिस विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो बेस क्या होगा x और हाइपोटेन्यूज क्या होगा s. तो अगर इसमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो cos थीटा क्या आएगा, x अपॉन s. cos थीटा विल बी x अपॉन s, और वी कैन से x इक्वल्स टू s cos थीटा, x इक्वल्स टू s cos थीटा. अब मैं अपनी डेफिनेशन में वैल्यू प्लेस करता हूं. हमने क्या बोला था, वर्क क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स, फोर्स कितना है F है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज s cos थीटा. दिस बिकम्स Fs cos थीटा. और ये हमने पहले पढ़ रखा है दैट dot product of two vectors a and b is magnitude of a into magnitude of b into cos of theta, where theta is the angle between those two vectors. So we may write work equals to force dot displacement. Work is equal to force dot displacement. तो the actual concept is, डेफिनेशन बताते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इफ वी मिस दीज वर्ड्स, अगर हमने ये वर्ड्स मिस कर दिए तो हमने गलती कर दी. किसी को कुछ पूछना है? बच्चों क्लियर है या कुछ पूछना है? बेटा रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना. नो सर. ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को नोट्स बनाने में हेल्प रहेगी. नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ वर्क, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट केसेस, हम डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा, हमने फॉर्मूला जो एस्टेब्लिश किया है वर्क के लिए, दैट इज वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और वी मे राइट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा.
थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा, वर्क तीन कैटेगरी में लाई कर सकता है. दैट इज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क. तीनों केसेस हमें डिस्कस करने हैं. पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे उसके, और जीरो कब होगा. तो बेटा अगर हम कॉस की वैल्यूज की बात करें, हमने एक रूल पढ़ रखा है जिसे मैथ्स में कहा जाता है कास्ट रूल. CAST. इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं. सेकंड में सिर्फ साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन. थर्ड में tan एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan. फोर्थ में cos एंड रेसिप्रोकल ऑफ cos. अब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल की बात करें, वो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है. रीजन, मान लिया ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम एंगल ये ना लेके हम ये लेंगे. हम हमेशा लेस देन 180 वाला एंगल लेंगे. तो दो क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं. उन दो क्वाड्रेंट में अगर हम cos थीटा की वैल्यूज चेक करें, तो cos थीटा की वैल्यूज कैसे चेंज होती है. 0 के लिए cos 0 1 होता है, 90 पर 0 होता है, 180 पर -1 होता है, यहां 0 होता है. तो अगर हम बात करें cos की पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए है, 0 से लेस देन 90 के लिए, क्योंकि 90 पर तो 0 हो जाएगा. पॉजिटिव वैल्यूज कब आ रही हैं cos थीटा की, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. हम क्या कह रहे हैं, cos थीटा कब पॉजिटिव आएगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा 0 से बड़ा या बराबर है और 90 डिग्री से लेस है, तब वर्क पॉजिटिव होगा. इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर. नाउ वर्क 0 कब होगा. वर्क 0 हो सकता है अगर फोर्स 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या cos थीटा 0 हो. और cos थीटा 0 कब होगा, cos थीटा 0 होता है जब थीटा 90 डिग्री हो. 90 डिग्री. तो when the angle between force and displacement is 90 degree, work done will be 0. now work done negative कब होगा. अब ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव. तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 तक, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 तक, मतलब थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री. इन सब एंगल्स के लिए, इस रेंज में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, इन सब एंगल्स के लिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव. सो वर्क डन विल बी नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ग्रेटर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 90 पर तो 0 आएगा. when the angle between force and displacement is greater than 90 and less than or equal to 180 degree. in these cases वर्क क्या होगा, नेगेटिव. अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स क्या होंगे पॉजिटिव वर्क का. एग्जांपल से एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. तो बॉडी डिस्प्लेस भी इधर ही हो रही है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है. एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0, एंड cos 0 इज 1. तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव. तो एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी.
work done by the gravitational force on a freely falling body is positive because force and displacement are in same direction. नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, जैसे लॉन मोवर होता है, घास काटने की जो मशीन होती है लॉन मोवर, उसको हम चाहे खींचें या धक्का दें, चाहे हम उसे खींचें या धक्का दें, से ये है लॉन मोवर। एक तरीका तो ये होता है हम इसे पीछे से धक्का दें, एक तरीका होता है इसे आगे से खींचें। इन बोथ द केसेस वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, या लेस देन 90 एंगल होगा। फॉर एग्जांपल मान लिया लॉन मूवर ये है और आप इसे खींच ऐसे रहे हैं, स्टिल एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन 90, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क इज वर्क डन इन पुशिंग और पुलिंग अ लॉन मूवर इज पॉजिटिव। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें, बोलो बच्चों। No, sir. No, sir. ठीक, नाउ वर्क डन जीरो No, किस sir. केस में होगा, अब हमें डिस्कस करना है वर्क डन जीरो किस केस में होगा। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था। यूनिफॉर्म सर एक मिनट बच्चों, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में घूमती है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, जबकि फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल आया, 90, एंड फॉर cos 90 इट इज 0। cos 90 0 होता है तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स is 0 in case of uniform circular motion. Work done by centripetal force is 0 in case of uniform circular motion. अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क कब हो सकता है, जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर जा रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंगल बिटवीन दीज टू इज 180 डिग्री, देयरफॉर द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इज नेगेटिव। अनदर एग्जांपल इज, हमने फ्रिक्शन पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर में ही, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है, से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, आप लोग एक चीज और याद रख सकते हो, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये देखने के लिए अपने माइंड में अज्यूम करेंगे कि जो भी वर्क हो रहा है या जो भी फोर्स लग रहा है, वर्क हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, अगर उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, अगर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, और अगर काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आता देन वर्क डन इज 0। इफ वर्क कॉजेस एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी then it is positive. If work causes no change in kinetic energy, then work done is 0. And if work causes decrease in kinetic energy, then work done is negative.
तो होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट से ऊपर से गिर रहा है, जब गिरता है तो गिरते गिरते इसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब अभी ग्रेविटेशन जो वर्क कर रहा है उसकी वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब वर्क पॉजिटिव है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस वर्क नेगेटिव है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस नेगेटिव। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वहां स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। एंड इफ काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंज, वी से दैट द वर्क डन इज जीरो। क्लियर है या कुछ पूछना है? बोलो बच्चों। No, sir. ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तो मैं एक सिचुएशन आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग बताएंगे वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लोर है, फ्लोर पर एक एम मास का ब्लॉक रखा है, एक कुली आया, कुली ने इसको अपने सर पे उठाया और 10 मीटर अवे ले जाके अगेन फ्लोर पे रख दिया। We have to tell the nature of work done by the coolie against gravitation. कौन बताएगा कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? बोलो बच्चों। सौम्या, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. बताओ बेटा, वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? बोलो बेटा। Sir, negative. रीजन? Sir, क्योंकि against gravitation है इसलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यमन, आवाज आ रही है? सर यस सर। बताओ बेटा क्या होगा वर्क? सर नेगेटिव होगा। देखते हैं, चलिए। और कौन कौन है यहाँ? कोई और बताना चाहेगा? सर बोलो। हाँ सर, जीरो होना चाहिए क्योंकि पहले वर्क डन हुआ अगेंस्ट द ग्रेविटी और फिर टूवर्ड्स द ग्रेविटी उसने पुट कर दिया, इस वजह से। वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। जो आदित्य ने बोला वो सही है। आदित्य ने ही बोला ना? सर सुमित। सुमित, हाँ अच्छा, आदित्य ने उसमें ग्रुप में लिखा है। वर्क डन इज जीरो। रीजन? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट किधर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 है। सो वर्क डन इज जीरो। ध्यान रखेंगे, कुली ने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं किया। ही मे हैव वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया होगा। ऐसा नहीं कह रहे हम कि कुली का जो टोटल वर्क है वो जीरो है, बट द वर्क डन बाय कुली
अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज 0। क्लियर है ये सबको? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। sir. तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे जरा, मेरी कॉल है इंपॉर्टेंट। मैं तो SSD की बात कर रहा हूं। वो तो है, पर बेचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 5000 भी नहीं मिलेगा कोई। सर से पूछ लो, सर क्या सर बेच बेच ले लो, अभी तो बेच के तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना इसको, है ना? ठीक करा लेने में फायदा है। SSD लगवा लो ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो खराब, हाँ ठीक है चलो। सॉरी बच्चों थोड़ा। अब हमें करना है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सॉरी मैंने लिख गलत दिया, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। किसी को पता है इस बारे में कुछ? सुमित? नो सर। चलिए देखते हैं बेटा। हमने बोला वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये बोला था। बट अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो फोर्स का कौन सी वैल्यू रखेंगे? मान लिया अभी टाइम फोर्स 10 न्यूटन है, 1 सेकंड बाद से 11 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है। फिर तब क्या किया जाएगा? तो ऐसे केसेस के लिए देखते हैं क्या करते हैं। देखो, हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कर्व प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मैं y एक्सिस पे फोर्स ले रहा हूं और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स आ गया इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट। से फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी थ्रू आउट द मोशन। से ये चेंज हो रही है, यहाँ ये है, यहाँ का ये है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब बेटा हमने जब ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़े थे तब एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आप किसी ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड ऑन द टू एक्सिस। तो अगर मैं इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करूं, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं समहाउ इसका एरिया निकाल लेता हूं, अगर मैं समहाउ इसका ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लेता हूं, दैट विल बी वर्क डन। अब ये एरिया कैसे निकाला जाएगा? ये टोटल एरिया ये है, इतना जो भी एरिया इसमें आ रहा है नीचे, इसको हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई भी रेगुलर फिगर नहीं है। रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, ट्रेपीजियम नहीं है, कोई भी रेगुलर फिगर नहीं है। डायरेक्टली आप इसका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस तरह के केसेस में क्या किया जाता है, इस एरिया को एलिमेंट्री पोर्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं। मैं ये कहता हूं, मैं इस ग्राफ पर कोई 2 पॉइंट लेता हूं बहुत क्लोज, वो पॉइंट्स एक्सट्रीमली क्लोज हैं, फिगर में फिर भी बहुत दूर दिखाए हैं मैंने, वो पॉइंट्स एक्सट्रीमली क्लोज हैं। इनके करस्पॉन्डिंग ये जो फिगर होगी, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, दिखाई दे रहा है।
Yes, Yes, sir. sir. रेक्टेंगल का Yes, एरिया तो sir. रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना आता है हमें। मान लिया इस समय फोर्स F है, क्योंकि यहां से यहां तक फोर्स में कोई मेजर चेंज नहीं आया होगा। भाई ये लाइन लगातार चेंज हो रही है। अगर मैं इस पे 2 पॉइंट्स लूं कोई दूर दूर, तब तो एक के लिए फोर्स की वैल्यू ये है, एक के लिए ये है, चेंज है फोर्स में। बट अगर मैं बहुत क्लोज पॉइंट्स लूं तो ये चेंज इग्नोरेबल हो जाएगा। और यहां तो फिर भी दूर दूर ले रखे हैं, ये पॉइंट्स इनफाइनाइटेसिमली क्लोज हैं, बहुत 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 पास। तो जो चेंज होगा फोर्स में वो क्या होगा? 0। यानी कि इस ड्यूरेशन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं। से फोर्स इस दौरान F है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है dx। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इस ड्यूरेशन में क्या होगा? F डॉट dr dx, F डॉट dx इस ड्यूरेशन में। इतना क्लियर? Yes. Yes, sir. नाउ इस पूरे एरिया को निकालना है अगर, तो ऐसी न्यूमरस स्ट्रिप्स होंगी, बहुत सारी स्ट्रिप्स इसी तरह की। तो इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं, ऐसी सारी स्ट्रिप्स का अगर एरिया ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया अंडर द कर्व, एंड दैट विल बी वर्क। तो मैं क्या कह सकता हूं? टोटल वर्क डन विल बी द समेशन ऑफ ऑल दीज एरियाज, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। क्लियर? पूछना है बच्चों किसी को कुछ? बोलो। No, sir. No, sir. तो जब भी वेरिएबल फोर्स होगा आप कैसे निकालेंगे वर्क डन? अगर फिगर दी है तो फिगर, जो भी फिगर दी होगी उसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे, अगर निकाल सकते होंगे। अदरवाइज इंटीग्रेशन से करेंगे। अदरवाइज कैसे करेंगे? वाया इंटीग्रेशन। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन इज अ पार्टिकल बेटा टाइम मीटिंग का कम है तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं मेन पार्ट लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हम दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे आज, इतना ही करना है हमें। एक पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5 मीटर तक मूव करता है। फोर्स जो है, फोर्स है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। सो वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dx। सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली लिखा जा सकता है f dx फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5। अब कैसे होगा ये? इंटीग्रेशन 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5। जिनको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, अगली क्लास में मैं एलेबरेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किए जाते हैं। इसका इंटीग्रेशन वर्कआउट आएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचा, प्लस x क्यूब। ये इंटीग्रेशन आएगा इसका, और इसमें हमें लिमिट प्लेस करनी है फ्रॉम 0 टू 5। मतलब जहां जहां x है पहले वहां 5 प्लेस करना है, फिर 0। तो ये तो 7 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब। तो ये क्या बना? 7 इंटू 5 35 माइनस 25 प्लस 125। सो इट इज 135 जूल्स। जिनको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया वो चिंता ना करें,
मैं सिर्फ मेथड समझाया कि किस तरह से इसके अटेम्प्ट होते हैं, इंटीग्रेशन में अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो किसी को पूछना है अभी कुछ? सर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन बता दो जिसमें बिना इंटीग्रेशन के हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? ये रेक्टेंगल आ गया और ये ट्रेपीजियम आ गया, तो इसके लिए रेक्टेंगल का एरिया, इसके लिए ट्रेपीजियम का एरिया। अगर ट्रेपीजियम, सर ये वाले ऐसे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर कोई कर्व दे रखा हो तो वो मैं पूछ वो रहा नहीं हूँ। है, वो नहीं होगा, वो इंटीग्रेशन से ही होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहता है कोई? बोलो बच्चों। नो सर। तो अपनी अटेंडेंस ठीक बना के रखो क्लास में। स्टार्टिंग में यहाँ 35 से ज्यादा बच्चे थे, अब 30 हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? और कोई डाउट आएगा तो मुझे बता देना, क्लियर कर देंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा मैं जल्दी ही कुछ करूंगा, उसकी चिंता ना करें। विद इन अ वीक मैं न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कर दूंगा तुम लोगों का, कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? चलिए बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.